अगर कोई कहता है मैंने इतने घंटे ड्यूटी नहीं की, लीव चाहिए, 2 लीव एक्स्ट्रा लीव्स होगी, ताकि बाहर मारो, नया बंदा हायर कर लिया। जहाँ पर आपको 3 डॉक्टर्स चाहिए वहाँ पर 1 डॉक्टर रखा हुआ है। हम हर चीज़ गवर्नमेंट का ब्लेम नहीं कर सकते, उसमें हमारा अपना बहुत बड़ा रोल है। आप जाकर देखें कि लोग उसके लिए रिश्वत भी देते हैं, करोड़ों रुपए की ये सीट हमें खरीदनी है, हर सूरत खरीदनी है। 8-10 साल लग जाते हैं एक इंसान की उस डिग्री को लेने के लिए, और एट द एंड वो फिर क्या होता है? अनएम्प्लॉयड। और इस वजह से बहुत सारे लोग एक तो अनएम्प्लॉयड तो हैं ही, लेकिन अनमैरिड भी हैं इस वजह से। पता है आपको, हम ट्रेंड फॉलो करते हैं, हम फ्यूचर फॉलो नहीं करते। अब देखें जो पाकिस्तान के अंदर सबसे ज़्यादा काम हो रहा है वो किस चीज़ पे हो रहा है? किस चीज़ पे हो रहा है? AI के ऊपर। अब इसकी वजह से ही हज़ारों नहीं लाखों लोग अनएम्प्लॉय हो जाएंगे। 2 करोड़ रुपए लूँगा, सर्जरी करूँगा और चला जाऊँगा। तो आप क्या समझते हैं कि अगले 10 सालों में कोई ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं आएगी कि रात को भी आप बिजली पैदा कर सकें? लेकिन कहते हैं कि सच से पर्दा उठाना भी एक नेकी का काम है। उसमें करप्शन पता क्या है? करप्शन एक जगह पर नहीं है, मेडिकल में कदम कदम पर है। सबसे बड़ी आप कह लो कि एक एटम बॉम्ब है आपकी जिगर को फेल करने के लिए। किसी डॉक्टर ने आज तक उसका जेनरिक नेम लिखा हो? कहते जी मेरे बच्चों की स्कूल की फ़ी किसने देनी है? इधर आओ भाई। मरीम नवाज साहबा को मैं अप्रिशिएट करूंगा इस चीज़ के ऊपर कि उन्होंने बहुत स्ट्रिक्टनेस की। डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क जो है ना, ये मेडिसिन का हमारे जो बिजनेस का कॉन्सेप्ट है, ये बहुत ख़तरनाक है। आप मुंह से भी कहते रहे मुझे इंजेक्शन लगा दे, वो नहीं लगाएंगे अगर ज़रूरत नहीं है। कि हमने खुराक को बना ली मेडिसिन, और मेडिसिन को खुराक बना लिया। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ योर होस्ट अली अवैस और आप देख रहे हैं अली अवैस अनस्क्रिप्टेड। और आज हमारे साथ आए हैं एक बहुत स्पेशल गेस्ट, डॉक्टर मोहम्मद अकरम। आज हम इनसे मेडिकल के रेलिवेंट बात करने जा रहे हैं। बहुत सी सवालात हैं। तो डॉक्टर साहब, क्या हाल है आपका? जी अल्हम्दुलिल्लाह अली अवैस भाई, ज़बरदस्त। सबसे पहले तो आपकी पर्सनैलिटी बड़ी कमाल है, और दूसरा पॉडकास्ट के व्यूवर्स आपके बड़ी, आप कहते हैं कि अनस्क्रिप्टेड स्टोरीज होती। ठीक है, तो सबसे पहले जो मेन मसला है उसके बारे में बात कर लेते हैं, मेडिकल फील्ड के रेलिवेंट। ठीक है। पाकिस्तान में जॉब्स नहीं है। रिसेंट स्टडी के मुताबिक 20 to 30,000 डॉक्टर्स अनएम्प्लॉयड हैं। इसकी क्या वजह है? 20 to 30,000 डॉक्टर्स, ये स्टडी के मुताबिक। ये जो आप स्टैट्स बता रहे हैं ये पंजाब के? हाँ, पंजाब के हैं, बिल्कुल। अगर हम KPK की और ये बात करें सिंध की, बलूचिस्तान की, तो ये बहुत मार्जिन ज़्यादा है। ठीक है, मतलब लाखों में लोग जाते हैं। आपके पंजाब में लाखों में, हज़ारों में। तो आपके मेडिकल प्रोफेशनल्स की अगर हम बात करें, जस्ट MBBS जो हैं वो हर साल आपके इतने निकल आते हैं। ठीक है, बाकी MBBS के अलावा भी प्रोफेशंस हैं, जैसे नर्सिंग है, MLT है, फिजियो है, डाइटिशियंस हैं। तो ये मिला के सिर्फ पंजाब में लाखों लोग चले जाते हैं। और जैसे आपने कहा कि इसकी क्या वजह है कि इनकी जॉब्स क्यों नहीं है, तो बेसिकली इसके सबसे पहली जो वजह होती है वो ये है कि हमारा जो इकॉनमी है ना, मुल्क की इकॉनमी, ये बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। अच्छा, यानी जो आपका बजट है आपके मुल्क के अंदर, हेल्थ सेक्टर के ऊपर जो बजट है, ये डिपेंड करता है कि वो कितनी जॉब्स क्रिएट कर सकते हैं। यानी हेल्थ सेक्टर में आपकी गवर्नमेंट जितना पैसा लगाएगी उतनी जॉब्स क्रिएट कर पाएंगे आप। और अनफॉर्चुनेटली हमारे जो पंजाब में कह लें या बाकी सेक्टर में, पंजाब में स्पेशली अब हेल्थ सेक्टर भी प्राइवेट होता जा रहा है। ठीक है, ठेकेदारी निज़ाम आ गया, तो अब आप सोचें कि वहाँ पर कितनी जॉब्स क्रिएट होंगी। एग्जैक्टली। ठीक है, यानी गवर्नमेंट का एक प्रोटोकॉल होता है। गवर्नमेंट का प्रोटोकॉल पहले आप देखें, जब पहले होते थे तो जॉब का क्या था, एक स्पेसिफिक क्राइटेरिया था, इतने से इतने घंटे ड्यूटी होगी। ठीक है, और ये सैलरी पैकेज होगा एक प्रॉपर, उसी रिदम में आता। अब ठेकेदारी निज़ाम में क्या है, अगर कोई कहता है मैंने इतने घंटे ड्यूटी नहीं की, लीव चाहिए, 2 लीव एक्स्ट्रा लीव्स होगी, ताकि बाहर मारो, नया बंदा हायर कर लिया। कि आपकी जो प्रोफेशन है, मेडिकल प्रोफेशनल्स हैं, वो बहुत बड़ी तादाद में तैयार हो रहे हैं। ठीक है,
अब सिर्फ पाकिस्तान में पंजाब या बाकी सिर्फ पाकिस्तान के बाकी सूबे सिर्फ गवर्नमेंट ने ही इस चीज़ का जो है ना वो ठेका नहीं उठाया कि वो सबको जॉब्स दे, ठीक है। अब इसके अंदर रोल प्ले करना चाहिए हमारी इंडस्ट्री को, हेल्थ सेक्टर की जो इंडस्ट्री है उसको भी रोल प्ले करना चाहिए, लेकिन वो अनफॉर्चुनेटली नहीं हो पा रहा। क्यों? एक प्राइवेट हॉस्पिटल है वो गवर्नमेंट के जो हमारे PSC के प्रोटोकॉल्स उसको फॉलो ही नहीं करता। जहाँ पर आपको 3 डॉक्टर्स चाहिए वहाँ पर 1 डॉक्टर रखा हुआ है, तो जो 2 डॉक्टर्स की सीट खाली है वो क्यों नहीं फिल की जा रही? गवर्नमेंट को चाहिए कि इस चीज़ के ऊपर प्रेशराइज किया जाए, प्राइवेट हॉस्पिटल्स को इस चीज़ का बताया जाए कि जो आपके पास ये डॉक्टर हैं इनको पूरा किया जाए। PSC बहुत हद तक इसके ऊपर काम कर रही है, लेकिन कामयाब कुछ जगहों पे है, कुछ जगहों पे नहीं है, ठीक है। हम हर चीज़ गवर्नमेंट का ब्लेम नहीं कर सकते, उसमें हमारा अपना बहुत बड़ा रोल है। तो प्राइवेट इंडस्ट्री जो है, जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स जो हैं, इनको भी चाहिए कि वो अपना रोल प्ले करें और इन लोगों को जॉब दें, ठीक है। जहाँ पर 3 सीट की रिक्वायरमेंट है उसको फिल करें, और वहाँ जो 1 रखा हो उसके साथ 2 और रखें। हाँ, अब प्रॉब्लम फिर वहाँ पर आ जाती है कि वो 3 रखते हैं तो उनको सैलरी देनी है, देनी है तो वो सारे का सारा जो बर्डन है वो पेशेंट्स पे उनको डालना पड़ता है, फीसेस ज़्यादा रखनी पड़ती है, और ज़्यादा फीसेस पे कहते हैं जी कि लोग पे नहीं करते हॉस्पिटल, वो हमारा मार्केटिंग इम्पैक्ट पड़ता है उस चीज़ पे। तो ये बताएं कि 8 से 10 साल बाद क्या पाकिस्तान में डॉक्टर्स की कमी होगी? ये आपकी एक गलत फहमी है कि पाकिस्तान में लोग पढ़ना छोड़ देंगे। अच्छा, वो उसकी रीज़न है, उसकी रीज़न ये है कि हमारा एक माइंडसेट बना हुआ है। माइंडसेट क्या है कि सबसे बेहतरीन जो जॉब्स के एतबार से, प्रोफेशन के एतबार से हम 5-6 जो शोबा जाते हैं उनको प्रेफर करते हैं। अच्छा, मतलब जो माइंडसेट है पेरेंट्स का, वो मोस्टली क्या होता है, बच्चा बच्ची हमारा डॉक्टर बने, वकील बने, ठीक है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर बने, ये चीज़ें बने, ठीक है। लेकिन इससे हट के बहुत सारे प्रोफेशनल्स हैं, ठीक है, लोग उसको ज्वाइन नहीं करते, बहुत कम करते हैं। अब मेडिकल सेक्टर के अंदर भी अब आप कहें कि आपके जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, मेडिकल कॉलेजेस हैं, आप जाकर देखें कि लोग उसके लिए रिश्वत भी देते हैं, करोड़ों रुपए की ये सीट हमें खरीदनी है, हर सूरत खरीदनी है। अच्छा, स्टूडेंट सीट इनरोल करो। मैं बात उसकी नहीं कर रहा कि एक आप सीट कह रहे हो कि जॉब सीट की बात नहीं कर रहा, मैं स्टूडेंट सीट की बात कर रहा हूँ, जिसमें करोड़ों पे किया जाता है कि हमारे बच्चे को पहले ये मेडिकल प्रोफेशन में आने दें, और उसके लिए लोग लाखों रुपए, करोड़ों रुपया लग जाता है, 8-10 साल लग जाते हैं एक इंसान की उस डिग्री को लेने के लिए, और एट द एंड वो फिर क्या होता है? अनएम्प्लॉयड। तो जब वो 8 से 10 करोड़ रुपया लेता है तो क्या इसे बेहतर नहीं है वो बिजनेस कर ले? इसके अंदर भी 2 से 3 चीज़ें हैं। वो क्या है? अब देखें, बिजनेस आपको स्कूल में पढ़ाया नहीं गया। बिजनेस पता है कौन करता है? बिजनेस वो करता है जिसका ऊपर कोई बिजनेस ऑलरेडी करता आ रहा है, वो कहता है बेटा बिजनेस में आओ, फैमिली लाइन में, फैमिली लाइन कहते हैं, ठीक है। और जो पर्सन जॉब करता आ रहा है ना, अब मेजॉरिटी आपकी कंट्री की बिजनेस नहीं करती, मेजॉरिटी आपकी क्या है, सरकारी जॉब होनी चाहिए, सरकारी जॉब, बेटा हमारा सरकारी जॉब पर है, ठीक है, बेटी हमारी सरकारी जॉब पर होनी चाहिए। और इस वजह से बहुत सारे लोग एक तो अनएम्प्लॉयड तो हैं ही, लेकिन अनमेरिड भी हैं इस वजह से, पता है आपको? कि जब तक सरकारी नौकरी नहीं होगी इस बच्चे की शादी नहीं होगी। अच्छा, यानी एक रेपुटेशन दिया हुआ सरकारी को, सरकारी को एक रेपुटेशन दिया हुआ है, हालांकि प्राइवेट की ज़्यादा पे है सरकारी से। हाँ बिल्कुल है। तो फिर रेपुटेशन किस बात का? सरकारी रेपुटेशन इस वजह सरकारी ऑफिसर है, सरकारी मुलाजिम है। और हमारे जो स्कूल, सबसे पहले स्कूलिंग है ना, स्कूलिंग एक बच्चे का माइंडसेट क्रिएट करता है। एग्जैक्टली। जो आपका माइंडसेट होगा आपका फ्यूचर भी वैसा बनेगा। और हमारे आप स्कूलों में माइंडसेट क्या होता है, बेटा अच्छे नंबर लो, अच्छी जॉब मिलेगी, अच्छी डिग्री होगी, फिर अच्छी डिग्री होगी तो अच्छी जॉब मिलेगी। और बचपन से जिसको आप ये सिखा रहे हो कि अच्छी जॉब के लिए पढ़ना है, तो वो बड़ा होकर फिर अच्छी जॉब के लिए ही तलाश में निकलता है। और अच्छी जॉब का मतलब क्या है? क्या मतलब है अच्छी जॉब का? हमारे जो पाकिस्तान है इसके अंदर क्या है, अच्छी सैलरी, यानी कुछ 2-3 लाख से प्लस सैलरी हो, नीचे एक वीगो डाला काला डाला होना चाहिए, ठीक है, और 2-4 सर मैम करने वाले आसपास होने चाहिए, बड़ी रेपुटेशन है, बड़ा कुछ है। हम एक CSS पास करने वाले में क्या फ़र्क? हाँ,
उसको देख लेते हैं, लेकिन अगर सभी वो बनना चाहेंगे तो बाकी काम कौन करेगा? दुनिया के एतबार से अब दुनिया ग्लोबल विलेज बन चुकी है। अब वो नहीं रहा कि उस कंट्री में ये हो रहा है तो अब वहाँ पर यही चलेगा और हमारी कंट्री में ये हम कर रहे हैं तो यही सिर्फ होगा। नो, ग्लोबल विलेज बन चुकी है दुनिया। दुनिया कल्चर अडॉप्ट करती है, दुनिया में जो चीज़ें भी हो रही हैं अब न्यू जनरेशन अडॉप्ट करती है हर चीज़ को। आप देखें पाकिस्तान, आप वो डॉल आई थी, मुझे उसका नाम नहीं याद, लबूबो डॉल, उसका क्या क्या मकसद है हमारी ज़िंदगी में? कोई मकसद नहीं, डॉल है, लेकिन लोगों ने खरीदी, ट्रेंड बन गया। हम ट्रेंड को फॉलो करने वाली कौम है। अच्छा, बदकिस्मती के साथ हम ट्रेंड को फॉलो करने वाली कौम है। हम ये नहीं देखते कि आने वाले फ्यूचर में कौन सी चीज़ें हैं। ट्रेंड किस चीज़ का? ट्रेंड होता है हाल में, प्रेजेंट में। ट्रेंड ने एक दफ़ा एक ना एक दिन मरना है। हम ट्रेंड फॉलो करते हैं, हम फ्यूचर फॉलो नहीं करते। हम फ्यूचर में क्या चीज़ें हमारे लिए करने वाली, हम उन पे काम नहीं करते। क्या वाकई मेडिकल फील्ड पे असर करेगा एआई? इसलिए असर करेगा। किस तरह करेगा? हाँ बिल्कुल करेगा। उसके लिए सिंपल सी एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। एक सर्जन है, वो अमेरिका बैठा है और वो कहता है कि मैं पाकिस्तान आने के 2 करोड़ रुपए लूँगा, सर्जरी करूँगा और चला जाऊँगा। एक ऑप्शन ये है। एक ऑप्शन ये है कि वहीं पे बैठे हुए मैं सर्जरी करूँगा, फलां हॉस्पिटल में मेरी एक रोबोटिक सर्जरी सेटअप है, डिपार्टमेंट है, आप वहाँ चले जाएं। यही चार्जेस आपके सिर्फ जस्ट वो आप कह लें 60 to 80 लाख रुपीस लगेंगे। आप क्या प्रेफर करोगे? रोबोटिक्स। बट शुड वी ट्रस्ट रोबोट्स? यस, ट्रस्ट कर सकते, क्यों नहीं कर सकते? आप सेल फोन के ऊपर ट्रस्ट करते हैं? कलर आ सकता है सर, कलर नहीं आ सकता, ये हो नहीं सकता। ये आपका एक अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन हमारी कंट्री के अंदर अब आप इसको कहें, बहुत सारे लोग डरते हैं। ठीक है, अगर लाइट चली गई तो, हाँ लाइट चली गई तो, फिर इंटरनेट चला गया तो, ठीक है, तो इन चीज़ों पे अब ये तरक्की हो रही है आहिस्ता आहिस्ता। ये कभी लाइट ना जाने वाला चीज़ वाकई हो सकती है आज से 10-15 सालों बाद? लाइट ना जाने वाली? हाँ, लाइट ना जाने वाली। इसको नहीं हम कह सकते। इसका अब देखें कि दुनिया अपने सेल्फ सर्कल में आना शुरू होगी। क्या आपने सोलर पैनल्स लगवाए हैं? जी लगवाए हैं। क्यों लगवाए हैं? कि गवर्नमेंट पे आप डिपेंडेंट नहीं रहे, आप इंडिपेंडेंट होना चाहते हैं। तो तकरीबन हर बंदा इंडिपेंडेंट डे के एतबार से आप इंडिपेंडेंट है कि दिन को आप सोलर पैनल यूज़ करते हैं, रात में आपके पास कोई सोर्स नहीं है। लेकिन अब वो भी सोर्स आना शुरू हो गए हैं, विंड टर्बाइंस आ गए, कुछ और चीज़ें आ गई। तो आप क्या समझते हैं कि अगले 10 सालों में कोई ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं आएगी कि रात को भी आप बिजली पैदा कर सकें? नहीं, आ तो सकती है। तो फिर ठीक है, मगर पाकिस्तान में आएगी तो ये अलग बात है जी। अगर सोलर पैनल आ सकता है तो वो भी आ सकती है। सोलर पैनल तो अभी की नहीं है ना, सोलर पैनल तो आज से काफी अरसा हो गया इसको। 10 साल पहले आप लगा। पाकिस्तान ज्यादा में तो नहीं हुआ ना, आजकल का ट्रेंड बना है सोलर पैनल। इससे ज्यादा तो नहीं हुआ पाकिस्तान में भी। पाकिस्तान में पिछले 10 सालों में ये टेक्नोलॉजी अडॉप्ट की गई। अच्छा, तो ये बताएं कि करप्शन मेडिकल फील्ड में बहुत है, हॉस्पिटल से लेके डॉक्टर तक बहुत है भाई। पानी पीना पड़ेगा इसके लिए। अच्छा, वो किस तरह है करप्शन? यानी अगर कोई हॉस्पिटल है, क्लिनिक है, वो किस तरह से बंदे को घेरती है और किस तरह से उसके ऊपर ऑपरेट करती है और उससे पैसे निकलवाती है? मतलब आप ये चाह रहे हैं कि मुझे जो है हॉस्पिटल ऑनर्स भी और जो जिनका मैं जिक्र करता जाऊँ वो अगले दिन मुझे पकड़े हैं। चलें, कोई बात नहीं। लेकिन कहते हैं कि सच से पर्दा उठाना भी एक नेकी का काम है। सच कहने इसको, या हमारे मुआशरे का एक आप कह लें नाकामी कह लें। उसमें करप्शन पता क्या है? करप्शन एक जगह पर नहीं है, मेडिकल में कदम कदम पर है। यानी कि आपने तो पहले किसी भी क्लिनिक में, मैं सिंपल सी एग्जांपल दूंगा। सबसे पहले करप्शन स्टार्ट होती है आपके अपने आप से। ये किस तरह? आप मेडिकल में अपने आप से पहले करप्शन अपने साथ करते हैं। अपने साथ हम करप्शन किस तरह से करते हैं? करप्शन ये करते हैं कि आप पैरासीटामोल क्यों यूज़ करते हैं? ऑब्वियसली अगर सर दर्द हो या बुखार हो, इस वजह से ही करते हैं। तो आपको कौन बताता है कि ये यूज़ करें? पैरासीटामोल की एडवर्टाइजमेंट ही ऐसी होती है। यस, एडवर्टाइजमेंट। सबसे पहले आपने अपने साथ
करप्शन ये की है कि आपने एडवर्टाइजमेंट देख के टैबलेट खाना स्टार्ट कर दी, आपने कंसल्ट नहीं किया डॉक्टर के साथ। क्या पैरासीटामोल का काम नहीं है? आप समझते हैं कि ये उसका काम है? मुझे तो लगता है। हाँ, यही बात है। हमारी 90% आबादी जो है वो यही समझती है कि ये ऐड देखिए, हाँ ये इस पर्पज़ के लिए इसीलिए खानी है। जबकि पैरासीटामोल, अगर आप एक कंसल्टेंट से पूछो ना कि पैरासीटामोल क्या है, तो वो आपको बताएगा कि ये एक इमरजेंसी मेडिसिन के अलावा इसका बहुत हार्मफुल इम्पैक्ट्स हैं। पता है आपको? किस तरह पैरासीटामोल किस तरह इफेक्ट करती है ह्यूमन बॉडी को? ये आपके जो है लिवर फेलियर का सबसे बड़ी आप कह लो कि एक एटम बॉम्ब है आपकी जिगर को फेल करने के लिए। एटम बॉम्ब है जिगर को फेल करने के लिए। और ये सबसे पहली मेडिसिन कंपनीज की करप्शन का सबसे पहला वार होता है आपकी बॉडी पे। अच्छा, कि ये पहले पैरासीटामोल खाए। अच्छा, यानी क्लिनिक से जाने से पहले ही हम अपने साथ ज्यादती कर चुके होते हैं भाई, आप ज्यादती कर चुके होते हैं। पैरासीटामोल आपने खाया, आपको पेन से रिलीफ रहा, वो आहिस्ता आहिस्ता आपके जो है लिवर ने क्या इफेक्ट करना शुरू कर दिया। फिर आप उसकी थोड़ी सी डोज और बढ़ा दी। फिर क्या हुआ, आपको अचानक क्या स्टार्ट हुआ जी कि अब और पेन स्टार्ट होना शुरू होगी बॉडी में, घुटनों का दर्द स्टार्ट हो गया, आपने कोई और साथ मेडिसिन स्टार्ट कर दी। अब आपकी बॉडी ने उसको भी प्रोसेस करना शुरू कर दिया। फिर आपके एक टाइम आया, एक पैरासीटामोल से स्टार्ट होने वाली चीज़ एक टाइम आता है कि इंजेक्शन पे चली जाती है, इंजेक्शन से ऑपरेशन तक चली जाती है, फिर ऑपरेशन से फेलियर और ट्रांसप्लांट तक भी बात चली जाती है। ऑलराइट, मैं ज़्यादा डीपली नहीं एक्सप्लेन कर रहा कि टाइम शॉर्ट है हमारे पास, तो इन शॉर्ट आपको समझ आ जाएगी इससे। हाँ। सेकंड स्टेज आती है मेडिसिन बनाने के अंदर। एक फार्मूला यूज़ किया गया था जो कि आईफोन ने मेडिसिन से कॉपी किया था। अब मैं एग्जांपल आपको आईफोन किस लिए दे रहा हूँ, आपको जल्दी समझ आएगी। आप आईफोन यूज़र हों, आप उसका जब नया वर्जन आता है तो क्या होता है, पिछला वर्जन फारिग है। चाइनीज़ जितने ब्रांड हैं, जितने मोबाइल फ़ोन हैं, आप देखिए एक दो साल के बाद वो हैंग होना शुरू हो जाते हैं, वो काम करना छोड़ देते हैं, डिस्टर्ब हो जाते हैं। आप उसका नया वर्जन बाय करते हो, वो बड़ा परफेक्ट काम करता है। असल में उन्होंने उसके अंदर एक सेटिंग ऐसी की है कि वो चलेगा ही उतनी देर तक। हाँ, उतनी देर तक ही, यानी वो फंक्शन करेगा, फिर उसके बाद वो डिस्टर्ब करना शुरू कर देगा, ऑटोमेटिकली एक्सपायर हो जाएगा। सेम ये कॉपी किया, ठीक है, आईफोन ने कॉपी किया मेडिकल इंडस्ट्री से। मेडिकल इंडस्ट्री में क्या किया गया कि एक ऐसी मेडिसिन बनाओ जो एक इंसान शुरू करे और वो उसका मसला हल हो, लेकिन उसके साथ एक छोटा मसला और उसकी बॉडी में शुरू हो जाए। अच्छा, यानी एक नेटवर्क बनाया जाता है। जैसे मैंने आपको पहले बताया, एक दीवार बनानी है, फिर अगले दिन दूसरी दीवार छोटी सी साथ और बना देनी है कि फील ना हो पेशेंट को। अच्छा, यहाँ तक पहुंची हुई है करप्शन मेडिकल फील्ड में। जी, करप्शन इतनी खुलेआम है पूरी दुनिया में, इतनी मेडिकल कंपनियां, फार्मा कंपनियां काम नहीं कर रही जितनी आपके पाकिस्तान, बांग्लादेश और स्पेशली भारत के अंदर काम कर रही। ठीक है, पूरी दुनिया में इतनी नहीं है जितनी इन 3 कंट्रीज के अंदर है। वो इसलिए काम कर रहे हैं कि उनका धंधा पूरी दुनिया से इधर ज्यादा चलता है। अच्छा। अब धंधा किसके सर पे चलता है? ये सारा किसके सर पे? ये उस बंदे के सर पे चलता है। फॉर एग्जाम्पल, अब मैं आपको बताता हूँ कि प्रोडक्शन हाउस जो है या प्रोडक्शन कंपनी जो है वो आईफोन की चाइना में लगी हुई है, या आप लगा लो होंडा की कंपनी है, होंडा मोटरसाइकिल बनाता है, गाड़ी बनाता है। उसकी कंपनी कब तरक्की करेगी? जब उसकी ऑब्वियसली जब ज़्यादा सेल होगी। तो सेल कौन करता है? सेलर्स सेल करते हैं, सेल्समैन। अब सेल्समैन करता है, ठीक है, और सेल्समैन को उसके वो बताता है, फायदे बताता है, ये है क्यों करनी चाहिए। हमारी कंट्री के अंदर मेडिसिन का सेल्समैन कौन है? डॉक्टर्स, फार्मास्यूटिकल्स। और अक्सर फार्मेसी में तो वो क्या कहते हैं, उनके पास सर्टिफिकेशंस ही नहीं होती कि वो एलिजिबल है कि वो दवाइयाँ बेचे। तो अब होता क्या है, अब आपका सबसे ज़्यादा जो करप्शन है वो है इस डिपार्टमेंट में कि ये मेडिसिन लिखनी है और ये नहीं लिखनी।
कोई अंदाज़ा कितना रेवेन्यू जनरेट होता होगा इस करप्शन? सर बिलियंस ऑफ डॉलर। बिलियंस? जी बिलियंस ऑफ डॉलर। बिलियंस ऑफ डॉलर्स की करप्शन खुलेआम? खुलेआम। मुझे बताए ना, एक फार्मा कंपनी का बंदा आके डॉक्टर को कहता है सर इस महीने हम आपको गाड़ी देंगे, अच्छा, होंडा सिविक गाड़ी देंगे, ये एक ब्रांड है, ये मेडिसिन है, ये इस पर्पज़ के लिए यूज़ होती है, ये साल्ट है, आपने यही लिखनी है। कहते हैं ओके गाड़ी मिलेगी कंफर्म, गाड़ी की बुकिंग मेरे नाम पेपर्स करवाओ, कल से शुरू हो जाएगी। अब होता क्या है, वो कहता है कि फार्मेसी वाले को भाई तूने देनी ये, मैंने लिखना ही ये, नाम ही ये लिखना है। मुझे बताएं कि आप मेडिसिन लेने जाते हैं, किसी डॉक्टर ने आज तक उसका जेनरिक नेम लिखा हो, कि साल्ट नेम जिसको हम कहते हैं कि जी ये फार्मूला है, केमिकल फार्मूला नेम लिखा हो, वो ब्रांड नेम क्यों लिखता है? क्योंकि आप वही इस्तेमाल करें। हाँ, उसकी कॉम्पनसेशन होती है उसके सेल के ऊपर। जितनी सेल्स करेगा टूअर्स मिलते हैं। अच्छा जी, कहते जी मेरे बच्चों की स्कूल की फ़ी किसने देनी है, इधर आओ भाई, मेरे बच्चों की स्कूल की फ़ी पे करो और बताओ कौन सी तुम्हारी मेडिसिन है, इतनी सेल्स चाहिए, ठीक है जाओ हो जाएगी। भाई इस मंथ में हमने फैमिली टूर करना है, अरेंज करो, दुबई का, इंडोनेशिया का, मालदीव, यूके का, यूएस का, जहाँ का दिल करता है। कंपनीज नखरे उठाती हैं, तो नखरे कौन कब उठाता है? जब उसको बेनिफिट होता है। एग्जैक्टली। ठीक है, फिर अब वो फार्मा कंपनीज क्या करेंगी, जिसने एक गाड़ी देनी है, आपका क्या ख्याल है कि वो उतना महंगा साल्ट यूज़ करेगी उसके अंदर? बिल्कुल नहीं। अब वहाँ पर आ जाती है मैन्युफैक्चरिंग करप्शन। आपकी पाकिस्तान में तो ड्यूटीज़ इतनी लगी हुई हैं, अब सारे केमिकल्स जो हैं, साल्ट जो हैं, वो क्या मेडिसिन के पाकिस्तान प्रोड्यूस कर रहे हैं? नहीं, बाहर से मंगवाने पड़ते हैं। अब उनके अंदर ड्यूटी टैक्सेस कितने हैं आप चेक करें, यकीनन ज़्यादा ही होंगे सर, बहुत हैं। फार्मा कंपनी सर पकड़ के हम कैसे बनाएं, जब एक चीज़ की कॉस्ट इतनी हाई कर, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट इतनी हाई कर देंगे, फिर उसमें मार्केटिंग भी है उनकी, आगे अपना प्रॉफिट भी रखना है, तो एट द एंड वो क्या करेंगे? पाकिस्तान की इकॉनमी तो ऐसी है कि एक पेशेंट मेडिसिन परचेज करते हुए अपना सब कुछ लगा देता है। तो परचेजिंग पावर ये बिज़नेस के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि क्लाइंट की परचेजिंग पावर को भी मद्देनज़र रखा जाए। कंपनीज फिर उस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए उन वैल्यूज़ को डाउन कर देती हैं, उसका यानी एक किस्म का बहुत, हाँ, बहुत कम ऐसी कंपनीज हैं जो इस चीज़ में आती हैं। अब सबसे बड़ी और मेजर मैं आपको बताऊं हो, अब मुझे नहीं पता कि इसके बाद इसका अंजाम क्या होगा, ठीक है, लेकिन यानी कॉन्फिडेंशियल है। कॉन्फिडेंशियल तो नहीं है, हर बंदे को पता है, मैं किसको नहीं पता। मगर आप एक प्राइवेट मेडिसिन खरीदें, उसकी इफेक्टिविटी देखें, और एक आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल से जाके वही उसी कंपनी की मेडिसिन आप उठाना और उसकी इफेक्टिविटी देखना, उसके रिजल्ट्स देखना, आपको ज़मीन आसमान का फ़र्क नज़र आएगा। सेम इंग्रेडिएंट्स और सेम कंपनी, सेम ब्रांड, सब कुछ, उसमें सिर्फ गवर्नमेंट की स्टैंप ही लगी होनी है ना। गवर्नमेंट ने डायरेक्ट कंपनी से परचेज कर ली मेडिसिन। तो आपका मतलब ये कि गवर्नमेंट की जो मेडिसिन है वो डायरेक्ट सेलर से परचेज की हुई, स्टैंप लगी हुई, वो ज़्यादा इफेक्टिव है या दूसरा? सर मैं कह रहा हूँ आप एक तजर्बा करके देख लें, अगर आपको उसमें इफेक्टिविटी नज़र आ जाए, सर जो जुर्माना कहेंगे अदा करें। अच्छा, क्यों नहीं होती उसके अंदर? क्योंकि उसके अंदर नीचे से ऊपर तक जिसने वो टेंडर पास करना है मेडिसिन का, सबसे पहले तो टेंडर को जिसने कंपनी ने करवाना है, मिनिस्टर लेवल तो बहुत ऊपर की चीज़ है ना। मिनिस्टर का जो नीचे वाला होता है, जिसने वो फाइल उस टेबल तक पहुंचानी होती है, वो करोड़ों रुपए मांग रहा होता है कंपनी से, तुम्हारी कंपनी की प्रोडक्ट मैं सर से साइन करवाऊंगा, मुझे बताओ क्या दोगे। एक प्रोडक्ट के लिए एक वहाँ का सबसे लो क्लास मुलाजिम जो है वो भी करोड़ों रुपए लेता है, और ऊपर तक जाते तो बात ही बहुत ऊपर चली जाती है। अब इस चीज़ का मैं कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन गवर्नमेंट इसमें कुछ चीज़ों पे बहुत बेहतर भी है। फॉर एग्जाम्पल, हर बंदा एक जैसा नहीं है, मैं ये नहीं कहूँगा कि सब लोग एक जैसे नहीं होते, 5 उंगलियाँ एक जैसी नहीं है। कुछ मिनिस्टर्स थे जिन्होंने ये किया, लेकिन अब मरीम नवाज साहबा को मैं अप्रिशिएट करूँगा इस चीज़ के ऊपर कि उन्होंने बहुत स्ट्रिक्टनेस की है, बहुत हद तक काम किया इसके ऊपर।
हेल्थ सेक्टर में लिटरली इस चीज़ की तारीफ बनती है, और कंपनीज को भी पाबंद किया इस चीज़ के ऊपर, खुद नोटिस लिए। ये लोग छुपी ढकी बात तो नहीं है, सबके सामने है जिस चीज़ पे बहुत कम लोग इस पे यानी भरोसा करते हैं, इस बात भरोसा कम करते हैं। वो उसकी रीज़न है ना, जो पिछलों ने किया हो तो फिर एजेंडा है। लेकिन कई जगहों पे जाके थोड़ी अप एंड डाउन होती है, तो करप्शन यहाँ भी है, ठीक है। फिर करप्शन आपकी आगे आ जाती है। डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क जो है ना, ये मेडिसिन का हमारे जो बिजनेस का कॉन्सेप्ट है, ये बहुत ख़तरनाक है। अच्छा, हाँ, ख़तरनाक ऐसे कि एक 5 रुपए की जो चीज़ तैयार होती है, वो पेशेंट तक पहुँचते पहुँचते वो 500 वाली चीज़ जो है वो 1500 रुपए की बन जाती है। दरम्यान में ये जो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क वाला सिस्टम है, इसने हमारे जो कंट्री के लोग हैं, पेशेंट हैं, जो यूज़र्स हैं, उनके लिए बहुत बड़ा मसला खड़ा किया हुआ है। अच्छा, हाँ, अगर किसी ने 2 रुपये, इसके ऊपर एक कोई मैकेनिज़्म हमारी कंट्री में मौजूद ही नहीं है, यानी प्राइस कंट्रोल सिस्टम, जो मजिस्ट्रेट प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट होता है, ये उसका काम है। लेकिन वो फार्मा कंपनीज उनको भी पे करती हैं, मंथली तो उनकी भी लगी हुई है ना। अच्छा, यानी एक किस्म का पूरा इंडस्ट्री ऐसा है सर। बिजनेस करना है, उन्होंने बिजनेस करना है, तो उन्होंने आपके हर बंदे को कैच किया हुआ है। अच्छा, क्योंकि उनकी इसके अलावा मार्केट नहीं है पूरी दुनिया में। क्यों नहीं है? आप मुझे बताएं, आप कुवैत से हैं? जी बिल्कुल। कुवैत में जब आपका कोई प्रॉब्लम बनता था, कोई चीज़ आप हॉस्पिटल जाते थे, तो सबसे पहले क्या होता था? चेकअप होता था, आपके टेस्ट होते थे। एग्जैक्टली। आपको कोशिश ये की जाती कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको मेडिसिन से बचाया जा सके, कम से कम मेडिसिन में आपका ट्रीटमेंट हो। आप मुंह से भी कहते रहे मुझे इंजेक्शन लगा दें, वो नहीं लगाएंगे अगर ज़रूरत नहीं है। हाँ, ये एग्जैक्टली राइट होता है, बिल्कुल। हमारी कंट्री में क्या है या नहीं है, इसको लगाना ज़रूर है। मैं सर दर्द की वजह से गया था, उसने मुझे ना डोज बना के दी 4 गोलियों की, 4 सुबह 4 शाम 4 रात। और इसको हमारे यहाँ हमारी कंट्री में पता क्या कहते हैं? पढ़े लिखा तबका तो इसको डोज कहते हैं। हाँ, डोज। थोड़ा सा उर्दू में इसको कहते हैं कि जी खुराक। हाँ, खुराकें बना के देते हैं। खुराक तो ये क्या सीन है? हाँ, ये खुराक। अब देखें ना कि हमने खुराक को बना ली मेडिसिन, और मेडिसिन को खुराक बना लिया। बहुत गहरा जुमला है। मेडिसिन को हमने खुराक बना लिया और खुराक को हमने मेडिसिन। दिन रात हम खुराक की तरह मेडिसिन खा रहे हैं, लेकिन खुराक जो है वो हम नहीं खा रहे, जिसकी डिमांड ही नहीं पूरी करे। डिमांड पूरी नहीं कर रहे। पाकिस्तानी अवाम को क्या करना चाहिए? किस चीज़ के लिए? मिसाल के तौर में अगर कोई मरज़ का मुब्तला है, अगर किसी को सर दर्द वगैरह, जी नॉर्मल चीज़ें जो रूटीन में होती है। देखिए, मैं ना इसके अंदर 2 चीज़ें आपको क्लियर करूँगा। एक तो इसके जो आपने पूछा था पहला सवाल, मैं वो लिंक कर रहा हूँ अब दोबारा। फ्यूचर ऑफ हेल्थ नंबर 1। नंबर 2, लोगों को क्या करना चाहिए। जो अब फ्यूचर है ना, आगे आने वाला है, ये मेडिकल इंडस्ट्री से हटता जा रहा है। आप एक बुक है वो पढ़िएगा, वेलनेस रेवोल्यूशन। जी, ये बुक का नेम है, आप इसको पढ़ना। आपको पता चलेगा कि कैसे स्टेप बाय स्टेप एक इंडस्ट्री ग्रो करती है। उसमें पिछली फिल्म इंडस्ट्री के बारे में भी बताते हैं, उसमें आपके ये जो रियल स्टेट है इसके बारे में बताया गया। तो वेलनेस रेवोल्यूशन के बारे में कैसे एक रेवोल्यूशन आ रहा है इसके अंदर। तो जितने वेलनेस इंडस्ट्री से बिलोंग करने वाले लोग हैं, वो अब इसके अंदर करोड़पति बनेंगे, अरबपति बनेंगे। अब आप देखें, पहले आप कभी कोई सुनते थे कि विटामिन डी भी होती है, कोलेजन होता है? कभी नहीं सुना सप्लीमेंट्स के बारे में। सिंपल आप क्या होता था कि जी ये फला मेडिसिन है। हाँ, मेडिसिन है। अब आपको स्टोर पर मेडिसिन के बराबर ही सप्लीमेंट्स भी नज़र आते हैं। ये एक रेवोल्यूशन आ रहा है, लोगों में आगाही आ रही। तो जो अब लोगों को सबसे ज़्यादा मेडिसिन की बजाय मैं ये कहूँगा कि अगर आप में कोई बीमारी, सबसे पहले तो बीमारी आने से पहले रोको। हाँ, बीमारी को रोको, और उससे बीमारी आए ही ना। वो कैसे? आपको सबसे पहले अपना लाइफस्टाइल मेंटेन करना है। अच्छा, आपकी कोई भी बीमारी है वो लाइफस्टाइल से शुरू होती है, लाइफस्टाइल पे एंड हो जाती है। अच्छा, जब तक आपका लाइफस्टाइल नहीं सेट होगा, तब तक आप बीमारियों का लाइफस्टाइल का मतलब ये नहीं है कि आप
V8 गाड़ी में घूमे, वो प्रोटोकॉल कल्चर हो, नेवर। लाइफस्टाइल से मुराद ये है कि आपका सोने की टाइमिंग, उठने की टाइमिंग, आपका खाना, खाने में क्या खा रहे हैं, बैठने का स्टाइल, पोस्चर, ठीक है, आपका पहनना, एवरीथिंग मैटर करती है आपकी सेहत में। अच्छा, तो अब आप कहेंगे बैठने का स्टाइल, बहुत सारे लोग कुर्सी को बेड बना लेते हैं, पोस्चर है ना, आपकी रीढ़ की हड्डी के मसाइल शुरू होंगे, ठीक है। आपकी नींद पूरी नहीं है, आपके बहुत सारे हार्मोन्स डिस्टर्ब हो जाएंगे। लाइफस्टाइल है ना ये। एग्जैक्टली। आप खाते क्या हैं? हमने कल्चर बना लिया है कोल्ड ड्रिंक, हाँ, खाने के बाद कोल्ड ड्रिंक नहीं दो, वो जी हमारे घर में तो अगर कोक ना पिलाएं किसी तो हमारे घर में तो अगले दिन वो झगड़ा शुरू हो जाता है, कोक क्यों नहीं मुझे देगी। वो हमने एक वीडियो देखी थी, एक वायरल वीडियो कि एक बच्चे को ना उन्होंने माँ बाप ने छोड़ के चले गए, बेचारे को जिगर का मसला था। हाँ, लेकिन हम बच्चों को, छोटे छोटे बच्चे हैं उनको भी लगा रहे हैं। यंगस्टर्स हमारे जो हैं, ये वेब का कल्चर आ गया। वेब का इफेक्ट है इंसान, ऑब्वियसली है, क्यों नहीं है। कहते हैं 90% सेफर देन। कौन कहता है? मुझे बिठाए ना कि 90% सेफ। सर्च कर ले सर, आप रिसर्च की हम बात कर रहे हैं। तो ये सब बातें फेक है, झूठ है। फेक है, वो एक पब्लिक मार्केटिंग करने का एक तरीका है उनका। जितने तो ज्यादा हार्मफुल केमिकल्स आपके वेब के अंदर हैं, शायद किसी और चीज में हो। आप बाहर के पोल्यूशन से इतना ज्यादा इफेक्टिव नहीं है जितना आप ये खुद अपने अंदर पोल्यूशन डाल रहे हैं। कहते हैं लाहौर में अगर किसी ने एक सांस भी लिया तो वो 40 डब्बी के बराबर है। तो सर, आप साफ जगह पर सांस ले लें, आप एक अच्छा अपने एयर क्लीनर रूम में रखें। तो ये नहीं, ये वाकई होता है, पौधे लगाएं। ये लाइफस्टाइल की बात है ना। अब हमने क्यों खराब किया लाइफ? तो फिर मैं इसका मतलब लाइफस्टाइल है हमारा, यानी गैस मास्क लगा के लाहौर में घूमूं। हाँ, मास्क तो लगा सकते हैं, उससे कम तो होगा। अब देखें, जो काम आज आप जिनका अब आप रिजल्ट मुझे कह रहे हैं, ये आज के नहीं है, ये मैंने वही बात है, हमने लाइफस्टाइल खराब की। फाइजर, कोरोना, ये जो कोरोना का सारा सीन है और जो इसके बाद सारे आ रहे हैं वायरसेस, ये क्या मैन मेड है? ऑब्वियसली मैन मेड, ये करप्शन में है। इसकी वजह बिजनेस, दवाइयाँ बेचने का। जी, फार्मा कंपनीज का बहुत बड़ा रोल है इसके अंदर। कहते हैं कि कोई भी जो सोल्यूशन है ना, वो देने से पहले उसकी नीड क्रिएट की जाए। नीड? जी, ये बिजनेस में अगर कोई MBA वाले, इसको पता नहीं क्या कहते हैं, मुझे इसका नहीं बेहतर पता इतना। पहले उसकी नीड जनरेट की जाती है। आप मुझे बताएं कि गाड़ी क्यों यूज़ करते हैं? ताकि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक आसानी से पहुंच जाओ। ये किसी ने तो नीड क्रिएट की थी ना। बिल्कुल। फिर उसने आपको गाड़ी ऑफर की कि वैसे ये एंसेस्ट्रल नहीं है, हम पहले से ही घोड़े इस्तेमाल करते आ रहे हैं। हाँ, करते। गाड़ी ही क्यों चूज़ की आप? कि ये फास्टर है उससे। बिल्कुल। हाँ। और बेहतर है, मोर कंफर्टेबल भी है। अब जिसने गाड़ी को बाईपास करना है, वो क्या करेगा? जहाज ले लेगा ऑब्वियसली। जहाज क्यों लेगा? क्योंकि वो उससे भी ज़्यादा फ्लाई करना है उसने। हाँ। तो आप वैक्सीन क्यों बाय करेंगे? क्योंकि आपको जल्दी से बचना है, बीमारियों से बचना है। अब एक पैदा होता बच्चा 6 महीने के अंदर उसको कितनी वैक्सीन लग जाती है? 40। जी, क्यों ये जरूरी है? क्या पहले बच्चे नहीं पैदा होते थे वैक्सीन के? बहुत लंबी स्टोरी है, एक शॉर्ट सा आपको मैं बता देता हूँ। मैंने आपको पहले ये बताया कि कोई भी चीज़ आज तैयार नहीं हुई, ये सालों से चलता आ रहा है। सालों की प्लानिंग है। वो कारोबार, वो काम, वो एजुकेशन, वो नॉलेज जो चंद दिन में आप तैयार करें, वो चंद दिनों में ही ख़त्म हो जाता है। और वो प्लानिंग, वो बिजनेस जो लॉन्ग टर्म की प्लानिंग पे तैयार किए जाते हैं, वो लंबे चलते हैं और उनके रिजल्ट इतने बड़े होते हैं, दुनिया बदल के रख देते हैं। सर, आज जो आपकी बीमारियां हैं, ये आज नहीं पैदा हुई, ये आज से 60-70 साल, 100 साल पहले किसी ने सोच लिया था कि ये करनी है। कि हमने वर्ल्ड पॉपुलेशन डिक्रीज करनी है और हमने ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीन बेचनी है। जी, रिकवर करने के लिए? नो, फाइनेंशियल गेन के लिए। अब नहीं, मैं किसी को ऐसे हम नहीं कहेंगे, इसमें हमारे भी बहुत सारे लोगों के हाथ हैं।
अच्छा, हाँ, पाकिस्तान से बहुत सारे लोग हैं, ठीक है। हाँ, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, बहुत बड़े बड़े नाम हैं जिनको आपने टीवी स्क्रीन्स पे भी देखा हुआ है, ठीक है। और वो आवाम के अंदर बहुत बड़े वो कह लें कि नेक लोग बने होते हैं। लेकिन आप मुझे बताएं ना, एक इंसान बीमार क्यों होता है? मैं अब ये सवाल आपको करना चाहिए था, लेकिन मैं अब आपसे पूछ, क्यों होता है बीमार? उसमें या तो कोई बाहर से चीज़ एंटर होती है, बॉडी को डिस्टर्ब करती है, या उसके अंदर जो बॉडी की नीड है वो पूरी नहीं होती, तो वो बॉडी पूरे फंक्शन परफॉर्म नहीं करती। परफॉर्म नहीं करेगी। सादा अल्फाज में मैं आपको बताऊंगा कि इतनी सी बातों से बीमारी कोई ना कोई जनरेट होती है। अब कोई भी हो जाए, बाहर से बीमारी दाखिल होना क्या है? वायरसेस तैयार किए जा रहे हैं। मैं बहुत सारे ऐसे वायरस, नेचर कभी भी वायरस बनाएगी तो उसका पहले तोड़ होगा, नेचर के पास ही होगा, और नेचर ऑलरेडी उसके ऊपर वर्किंग करती रहती है। एग्जैक्टली, जैसे वेनम है या कोई भी इस तरह की जहर है, उसका ऑलरेडी नेचर के पास हल होता है। कोविड ऐसा क्या है कि उसका इंसानों ने ही बनाया है? हाँ, ऑब्वियसली अगर वो नेचर से नहीं आया तो उसका हल जारी बात है नेचर में नहीं होगा। ये एक मैन मेड चीज़ें हैं, ठीक है। और आप मुझे बताएं कि अब जो नई से नई वैक्सीन आ रही, क्यों आ रही है? सिर्फ आपके जीन्स के ऊपर कंट्रोल करने के लिए, बर्थ रेट कंट्रोल करने के लिए, आपके कलर कंट्रोल करने के लिए, आपका बायो लाइफ कंट्रोल करने के लिए, आपकी बॉडी स्ट्रक्चर कंट्रोल करने के लिए। कि मैं सुनते आ रहे हैं कि आज से कई साल पहले इंसानों के कद इतने बड़े होते थे, हेल्दी होते थे, बिल्कुल अब नहीं होते, ठीक है। बहुत सारी वजह, जिनमें एक ये फैक्टर भी शामिल है कि हमारे वो चीज़ें डाली गई हैं सिस्टम में, डल जो है, ठीक है। ये सिस्टम डिज़ाइन किया गया है जिसमें हम सब फंस चुके हैं। अब आप मुझे बताएं, मैं आपसे, अगर आप रिसर्च करें, आप बहुत सारे लोग जानते होंगे, पहले टेक्नोलॉजी में बड़े बड़े बिलियनियर्स ने क्या किया था? टेक्नोलॉजी में पैसा लगाया, एग्जैक्टली, जिसमें आपका सेल फोन, ये लैपटॉप सब कुछ आया, और आज आपकी जनरेशन क्या है, उसमें उसकी एडिक्ट हो चुकी है। मैं एडिक्शन कहूँगा उसको। हर टाइम रील्स देख रहे हैं, ठीक है, टिकटॉक पर लगे हुए हैं, इन चीज़ों पर लगे हुए हैं। उन्होंने टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट किया, आपको खींच के रख दिया, कि आपको बिजी कर आपका डोपामिन हार्मोन्स निकलते हैं। आप जब वो साइड पे होती है, आपको एक चिड़चिड़ापन, और वो चीज़ जब वो डोपामिन नहीं रिलीज होता तो क्या होता है? आप लड़ाई करते हैं, शॉर्ट करते हैं, इरिटेट होते हैं, ठीक है। मेंटली तौर पे आपको काबू कर लिया गया। अब बिलियनियर्स क्या कर रहे हैं? लैंड्स बाय कर रहे हैं, ज़मीनें खरीद रहे हैं। आप रिसर्च करना, बिल गेट्स ने कितनी ज़मीन खरीदी है पता है? नहीं, मुझे आइडिया नहीं। हज़ारों एकड़, लाखों एकड़ के हिसाब से हर कंट्री में खरीद रहा है वो। अच्छा, जो जेफ बेजोस खरीद रहे हैं, ठीक है, ये जो आपके स्पेस एक्स के ओनर है, ये खरीद रहे हैं। क्यों? मस्क क्यों खरीद रहे हैं? एग्रीकल्चरल, फूड कंट्रोल करने के लिए। अच्छा, आपको पता है वहाँ पर उनके ही वहाँ पर फार्म हाउस में ऐसी मशीन्स भी लगी हुई हैं जो प्लास्टिक के फ्रूट्स, प्लास्टिक की चीज़ें तैयार करती हैं। और मैं आपको बताऊं, इतने बड़े लम्हे फिक्रिया है कि आपके लाहौर, कराची, जितने बड़े बड़े शहर हैं, मैं इनका नाम लूँगा, आप प्लास्टिक के चावल खा रहे हैं। क्या ये बात में वाकई सच्चाई है? प्लास्टिक के चावल किस तरह हो सकते हैं? जी बिल्कुल हो सकते, क्यों नहीं होते? यानी उसका जो इतना ये लोग पहुँच गए कि वो बिल्कुल चावल को रेप्लिकेट कर दे। जी, फिर इससे तो क़यामत की निशानी नहीं करी बात। क़यामत की निशानी कहें, आप इसको जो भी नाम दें, लेकिन ये फूड कंट्रोल सिस्टम बनाया जा रहा है, लोगों की फूड कंट्रोल करने का निज़ाम बनाया जा रहा है। अब आप मुझे बताएं कि आपने कभी सोचा था कि जब वो गर्मी ज़्यादा होगी तो एक मसनूई बारिश भी आप करवा सकते हैं? नहीं, कभी नहीं। लेकिन ये डिज़ाइन की गई। बिल्कुल। और जिन मुल्कों में बारिश बहुत ज़्यादा, अभी रिसेंटली हम स्टडी कर रहे थे, ईरान के ऊपर कंट्रोल किया गया था। गल्फ, आप मुझे बताएं, ईरान के ऊपर सबसे ज़्यादा गुस्सा क्यों निकाला? और ईरान ने सबसे ज़्यादा गुस्सा गल्फ कंट्रीज़ पे क्यों निकाला?
क्योंकि गल्फ कंट्रीज इनडायरेक्टली मिले हुए थे उनसे। ये पॉलिटिकली अगर विंग बात जाती है, लेकिन मैं इसको बहुत एक मोटा- थोड़ा सा मोटा। डीपली थोड़ी सी बात बताऊंगा। और ये मेरी बात हुई थी उन साइंटिस्ट हैं, ठीक है, एरोस्पेस साइंटिस्ट हैं, उनके साथ हमारी एक बात चल रही थी। उनके गपशप ईरानियन है, यहाँ पे उनके एक्सपो में मुलाकात हुई थी। अच्छा। अब वो बताते हैं कि हमारे वहाँ पर अगर आप निकलें, बड़ा एक उनका मशहूर शहर है, उसका नाम लिया उन्होंने, कि वहाँ से अगर आप ट्रैवल करते हैं आपको पता चलेगा कि मैं किसी ऐसी दलदल में घुसता जा रहा हूँ जहाँ पे दम घुटता जा रहा है और आप ओपन एयर में हैं। ईरान में आपको ऐसे लगेगा जैसे आपके फेफड़ों के ऊपर कोई पत्थर रख दिया गया लाके, इतना दबाव महसूस होगा आपको। रीज़न ऑक्सीजन की कमी। ईरान में ऑक्सीजन की कमी है। ये मैं अभी आपको जो चीज़ बता रहा हूँ आप उस चीज़ की तरफ देखें कि वो क्यों है। बारिश ना होने की वजह। बारिश कंट्रोल कौन कर रहे थे? जो गल्फ कंट्रीज के अंदर उन्होंने वो सिस्टम लगाया हुआ था क्लाउड सीडिंग का एक पैटर्न नहीं है कि जस्ट आप मिनरल्स कुछ आप हवा में फेंकें और उससे वो होगा, नेवर। इसके अलावा वेदर का इफेक्ट है, ठीक है। बहुत सारी चीज़ों से कंट्रोल किया जाता है जो उन्होंने उसको डिस्ट्रॉय कर दिया है, उनका जो इकोसिस्टम को डिस्ट्रॉय कर दिया है। जी। सबसे पहले यूएस ने क्या किया था, इनकी इकोसिस्टम को डिस्टर्ब कर दिया था। अब जंग के बाद उन्हीं शहरों में सबसे ज़्यादा बारिशें हो रही हैं, ठीक। अच्छा। नेचर अपनी वापस रिसाइकिल करती है खुद को, ये नेचर का लॉ है, कंट्रोल रीगेन करती है, ठीक है। अब वो मुल्क क्या कर रहे थे कि ईरानियन कंट्रोल था। उन्हीं सालों के अंदर आप देखें पाकिस्तान और इंडिया में बेपनाह बारिशें हुई हैं। ये है नेचर, ये लोग कंट्रोल करते हैं। और उससे क्या होता है, आपका फूड स्ट्रक्चर इम्बैलेंस हो रहा है। जब मौसमियाती तब्दीलियां आएंगी तो आपकी फसलों के ऊपर नुकसान होगा। बिल्कुल। जब फसल नहीं होगी, वो आपकी काश्तकारी जो आपका जो किसान है वो मुतासर होगा, तो क्या होगा, फूड चेन सिस्टम ख़राब हो जाएगा। बिल्कुल। और फिर ये क्या करेंगे, अपनी बनाई हुई प्रोडक्ट्स आपको बेचेंगे, प्रोडक्शन कम करके फिर उनकी जो और महंगी प्राइस पे बेचेंगे, वो बेचेंगे, और किसान को भी लूटेगी इसी के अंदर। यानी एक रेवोल्यूशन ले आएंगे। ये रेवोल्यूशन आर्टिफिशियल फूड है। पहले एक बीज आप लगाते थे, अगले साल आप वो लगा लेते थे, फिर अब एक बीज किसान लगाता है, अगले साल वो उगता ही नहीं है, दोबारा कंपनी से खरीदना पड़ता है आपको। हाँ, ये भी मैंने सुना था कि इन्होंने ना ये फूड स्ट्रक्चर को कंट्रोल करने का एक पैटर्न बनाया। अब उसमें कहेंगे कि लोग इसमें तो ज़्यादा भी होती है, हाँ ज़्यादा, ठीक है। हाइब्रिड बीजेस आए हैं, वो उससे ज़्यादा प्रोडक्शन निकलती है, ज़्यादा लोग मुस्तफ़ीद होते हैं, मानते इस बात को। लेकिन आप ये बताएं उसके अंदर न्यूट्रिएंट्स उतने हैं? नहीं, हो ही नहीं सकता। नहीं है। आप मैस बढ़ा के उसके न्यूट्रिएंट्स तो नहीं बढ़ा सकते। बात न्यूट्रिएंट्स के ऊपर है। हाँ, हम ज़मीन को इतना ऑटोमेटिकली, तो ये सारे फैक्टर्स हमारी हेल्थ को मुतासर करते हैं। करप्शन है, स्ट्रक्चर, ये सारे लोग, ये सिस्टम्स इसको कंट्रोल करते हैं। चले मैं भी प्लाट खरीद ले तो इंशाल्लाह करीब जी सरगोदा और में। ये क्यों कर रहे हैं कि जब लोग पोल्यूशन बनाएंगे तो हम ग्रीन अपने जो है कार्बन क्रेडिट्स बेचेंगे। कार्बन क्रेडिट्स आगे एक करेंसी लॉन्च होगी एक। अच्छा। अगर आप बाइक यूज़र हैं, आपकी बाइक फ्यूल जला रहे हैं, बिल्कुल, इसके तो इतनी कार्बन प्रोड्यूस हो रही है, आपको इतने इसकी बाय करने पड़ेंगे, नहीं करेंगे आपका चलान होगा। यस, ये फ्यूचर, मैं आपको लिटरली आज बता रहा हूँ, ये लोग सबसे ज़्यादा जंगलात लगाने पे काम कर रहे हैं। जितने बड़े बिजनेसमैन हैं वो आयरलैंड्स खरीद रहे हैं, जंगल वाला एरिया खरीद रहे हैं, वहाँ पे स्पीशीज़ बना रहे हैं, वहाँ पे पौधे लगा रहे हैं, जानवरों को रख रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनको पता है हमने इनको कार्बन क्रेडिट्स बेचने हैं अब लोगों को, और एक न्यू करेंसी निकलेगी कार्बन क्रेडिट्स की। अच्छा। और वो जो फैक्ट्रियाँ लगाई हैं, अब जाहिर सी बात है प्रोडक्शन करनी है तो कार्बन तो निकलेगा कहीं ना कहीं, या तो पूरी इंडस्ट्री को चेंज करना पड़ेगा। तो उनके पास एक ही ऑप्शन होगा कि हम कार्बन क्रेडिट खरीद लें। अच्छा, अब जाते हैं हम सोशल मीडिया की तरफ। सोशल मीडिया में बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स हैं जो नेम डॉक्टर्स भी हैं। हाँ भाई, नेम डॉक्टर टोटके भी देखते हैं,
कितना को इसमें हमें अप्लाई करना चाहिए, हमारा क्या किरदार होना चाहिए इन लोगों को देख? देखिए, कभी भी सोशल मीडिया को देखते हुए ना आप अपनी हेल्थ पे ना जाएं। अच्छा, मैं लिटरली जो आपकी बॉडी में सबसे पहले कंसल्टेंट से आप लाजमी कंसल्ट करें, ये मैं लाजमी कहूँगा आपको। अगर कंसल्टेंट ही करप्ट है तो? करप्ट है, लेकिन सही भी है, लेकिन वो आपको गाइड कर रहा है साथ। अब उसमें चूज आपने करना है। फर्क किस तरह पता लगेगा एक करप्ट में और एक करप्ट में? राइट में। जो राइट है वो आपको आपकी बॉडी की नीड बताएगा, आपको ये चाहिए। अच्छा, और जो करप्ट होगा वो कहेगा ये आपने लेना ही लेना है, ये प्रोडक्ट आपको सेल करेगा, ये आपने यही लेना है, ये इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। अदरवाइज नेक्स्ट चेकअप में मेरे पास नहीं आना आपने। ये आए भी तो आपने कहा नहीं ये तो नहीं लिया, ये अल्टरनेटिव लिया है मैंने। आपको किसने कहा था ये लें? फिर आपको तो आप जो बताइए वो आपने क्यों नहीं ली, समझ लें वो करप्ट है। अच्छा, तो इस तरह आप तफरीक कर सकते हैं करप्ट से। सिंपल सा, इसमें कौन सी बड़ी बात है? ठीक है, हाँ फी उसका हक है, उसने इतनी एजुकेशन, इतना टाइम दिया, अपनी सब कुछ लगाया, तो वो तो हक है उसका करियर। ठीक है, लेकिन एक किसी स्पेसिफिक चीज़ के ऊपर इतना बड़ा मार्जिन रख के और उनको प्रमोट करना करप्शन है। अच्छा, तो वापस आते हैं उस टॉपिक के ऊपर कि सोशल मीडिया में टोटके वगैरह रेमेडीज़ हो गया, इसमें कितनी को सच्चाई होती है, इसमें कितनी को गलत होती है? देखिए, जो बॉडी है ना, बॉडी हर पर्सन की बॉडी अलग अलग होती है। मैं उसको सिंपल सी एग्जांपल दूंगा आपको। आपकी बॉडी, अगर आप काम करते हैं, फॉर एग्जांपल एक कमरे में रहते हैं, सारा दिन बैठने वाला काम है। अच्छा, आपकी बॉडी की फिजिक और होगी, एक काम करने वाले मजदूर की और होगी, उसकी इम्यूनिटी और होगी, उसका बॉडी का जो है वो शेप और होगा, हार्ड होगी, सब कुछ अलग होगा। ठीक है, 30% चीज़ें सेम होंगी, 70% अलग होंगी। अब वो हर बंदे को अलग-अलग इफेक्ट करती है, तो रेमेडीज हर बंदे पे नहीं। क्या खाते हैं क्या नहीं खाते ये डिपेंड करता है। अब रेमेडीज के अंदर सिर्फ ये बताया जाता है कि ये लगाना है। फॉर एग्जांपल मैं एग्जांपल दूंगा, एक रेमेडी आपने देखी, सिंपल आप ये कह लें कि 2-4 चीज़ें थी, आपने मिक्स किया और आप उससे ये रंग गोरा करने का आप कह लो। अच्छा, कि ये आपने लगानी है और खानी है, और आप तो अंदर बैठे काम करते हैं, आप लगाएंगे, आपका रिजल्ट आया। अच्छा, जो बंदा बाहर एक वर्कर है, एक सेल्समैन है, आप लगा लें, या जो ट्रैवलर है, वो भी वही रेमेडी कहते हैं मैंने यूट्यूब से देखी है, सोशल मीडिया से देखी है, मैं लगाई, काम नहीं किया। आप बताएं, रेमेडी गलत है, बताने वाला गलत है, या लगाने वाला गलत है? आप बताएं। मेरे ख्याल तो तीनों ही गलत है। एग्जैक्टली, इसलिए बैठ के मशावरत करके तमाम फैक्टर्स डिस्कस करने के बाद फिर उसका फैसला करना चाहिए। अच्छा, फिर आपको पता चलेगा आपकी बॉडी की ये रेमेडी आपकी बॉडी में के लिए सही है या नहीं है। डायरेक्ट देखते हुए अप्लाई करना गलत है। आप यानी किसी कंसल्टेंट से पहले कंसल्ट करें। इसीलिए हर जगह पे साथ छोटा सा लिखा होता है, बड़ा नहीं लिखते ताकि कर ना लें, छोटा लिखा जाता है कि डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक इस्तेमाल करें। ठीक है, हमें बताएं कि मेडिकल स्टडीज़ के रेलिवेंट कहाँ पे स्टूडेंट्स को जाना चाहिए, कहाँ से स्टडी करना चाहिए, स्कॉलरशिप्स किन स्टूडेंट्स को मिलती है, और मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप्स क्या है? अच्छा, ये जो क्वेश्चन है ना आपका बड़ा इंटरेस्टिंग है। वो कैसे? हमारे पाकिस्तान के जो हेल्थ प्रोफेशनल स्टूडेंट्स हैं ना, तैयार होने के बाद उन सबका ही एक ड्रीम होता है कि मैं ऐसी या तो जॉब करूं कि जिसमें सैलरी 2.5-3 लाख प्लस हो, या मैं किसी ऐसी कंट्री में चला जाऊं जहां मुझे ये सहूलतें मिले और मैं एक नाम बन जाए कि जी बाहर से पढ़ के आया, फॉरेनर डॉक्टर है। हर प्रोफेशनल में और हर स्टूडेंट का ये ड्रीम है, इसको मैं ड्रीम कहूँगा। मेरा भी था। ठीक है, आगे मौके मिलते हैं, करते हैं, सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है, लेकिन अब हम प्रैक्टिकल फील्ड में। अब क्या है कि अब आप किन कंट्रीज़ में जा, सबसे पहले तो जब आप करते हैं एज अ स्टूडेंट, 4 तरह कंसल्टेंट, अब लोग इसमें फंस जाते हैं। फंस कैसे जाते हैं? एक माँ बाप अपने बच्चे को पढ़ाता है, हमारे पाकिस्तानी यूनिवर्सिटीज़ में लाखों रुपए उसके ऊपर खर्च करता है। उसके पास 2 तरह के पेरेंट्स होते हैं। एक के पास इतने पैसा होता है कि वो कहते हैं कि बेटा तुम दुनिया में जहाँ पढ़ना चाहो पढ़ सकते हो।
दूसरा मिडिल क्लास तबका, जिनके ख्वाब बड़े होते हैं लेकिन पॉकेट कम होती है। कहते हैं पढ़ना है लेकिन पैसा Survival इतना के नहीं है, सर्वाइवल के साथ, ठीक है। अब वो भी जाना चाहते हैं लेकिन सब, अब उनको गाइडलाइंस करने वाला कोई है, गाइडलाइंस नहीं है उनके पास, क्योंकि वो यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, यूनिवर्सिटी से अपना जो किसी ने आके बताया यार वो फलां कंसल्टेंट है वीज़े वाले, उनके पास वो तुम्हें वीज़ा देंगे, तुम अगले हफ्ते बाहर। अच्छा, हाँ, ये 75% मैं रेशो बता रहा हूँ आपको, क्योंकि बहुत सारी Fraud ऐसे है। लोगों के साथ हुआ है और अब स्टूडेंट्स के ये केसेस आए हैं। कंसल्टेंसी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और हम चूँकि फील्ड में हैं, हमारे साथ बहुत सारे लोग मिलते जुलते रहते हैं, तो हमें पता है कि कौन कैसा चलता है। तो वो स्टूडेंट्स जब उनके पास जाते हैं तो वो जो 30, 35, 40 लाख वाला वीज़ा है ना, वो 80 लाख का, 90 लाख का देते हैं, ठीक है। और वो कहते हैं कि वीज़ा हमने देना है आपको। ये सबसे बड़ी बात बताऊँ, सबसे गलत कंसल्टेंट, या ये कह लें कि फ्रॉड कंसल्टेंट वो है जो कहेंगे कि वीज़ा हम देंगे। वीज़ा वो खुद नहीं देते, वीज़ा कंट्री ने भेजना होता है। कंसल्टेंट का काम होता है उसको प्रोसेस करवाना, अच्छा, हाँ। जस्ट कंसल्टेंसी फ़ी लेना। ऐसा है कोई बंदा आपके ज़हन? जब भी मैंने बहुत कम सुना है, कि लेकिन हम वीज़ा ऐसे लोगों को लगवाते हैं। जानते हैं, ठीक है। मेरे एक बहुत अच्छे दोस्त हैं डॉक्टर मखदूम, वो ख़ुद भी बाहर यूके, जर्मनी, पूरा यूरोप घूमा हुआ है उन्होंने। तो वो करते हैं जस्ट कंसल्टेंसी, और वो कहते हैं कि बेटा आपने खुद अप्लाई करना है, तरीका हम बताएंगे, खुद करो, सारा कुछ खुद करो। उन्होंने बकायदा अपने कुछ सॉफ्टवेयर ऐसे बनाए हैं जिसमें वो उनको कहते हैं कि लॉगिन करो, ठीक है, और ख़ुद ही करना है सारा कुछ। गाइडलाइन हम देंगे, गाइडलाइन, फाइल वगैरह वो बना सब के कुछ। देंगे। प्रॉपर लॉयर होते हैं भाई उनके। अच्छा, हाँ। इमिग्रेशन लॉयर। इमिग्रेशन लॉयर आप कह रहे हैं इसको। अच्छा अच्छा अच्छा। वो करो ऐसे, इमिग्रेशन लॉयर का ये काम है। लेकिन यहाँ पे हर तीसरा बंदा अपनी वो रेडी लगा के बैठा है, हाँ, मैं वीज़े भी बांट रहा है, इमिग्रेशन लॉयर हूँ। ठीक है, हाँ। वीज़े बांट रहा है, तो 60, 70, 80 लाख रुपया मांगते हैं। मांगते हैं। और लोग देते हैं। जबकि मैं बताऊँ आपको, अभी हमारे उनके पास मुझे डिस्कशन हो रही थी, बल्कि मैं व्यूवर्स को बताता चलूँ, स्टूडेंट्स के लिए फुल फंडेड स्कॉलरशिप्स भी आई हुई हैं और पार्शली फंडेड स्कॉलरशिप्स भी हैं यूरोप कंट्रीज़ की। अच्छा जी, हमने पहले पिछले साल इसके ऊपर काम किया था, और वो हमने किया था सर्वे करने के लिए कि किस तरह के लोग आते हैं, उनको कौन कौन सी हर्डल्स आती हैं। हमने फिर आगे उसको प्रोसेस करने का पूरा एक पैटर्न फॉलो किया, ठीक है। मैंने पहले आपको बताया था कोई भी चीज़ एक दिन में तैयार करते हैं तो वो नहीं है, फेल हो जाती है। हमने इसके ऊपर 1 साल स्टडी की थी, और वो स्टडी करने के बाद आज हम एट द एंड उस रिजल्ट पे पहुंचे, और आज हम ये कह सकते हैं कि उन लोगों को हम कनेक्ट कर सकते हैं उनके साथ। अच्छा जी, फुल फंडेड स्कॉलरशिप्स पाकिस्तान के स्टूडेंट्स ले सकते हैं। किसमें? मेडिकल प्रोफेशनल्स, एआई यानी सॉफ्टवेयर, आईटी के रेलिवेंट 2 फील्ड जो हैं ये टॉप पर हैं, डोमिनेंट है। डोमिनेंट है। फ़ौरन आपको वीज़ा मिलता है इसके अंदर। 4 कैटेगरी होती हैं वीज़ा की। नंबर 1 स्टूडेंट, नंबर 2 पीआर, नंबर 2 वर्क वीज़ा, और नंबर 4 जो टूरिज़म के हवाले से होता है। अच्छा, ठीक है, 4 वीज़े हैं। 4 में से जो 2 सबसे कह लो कि जो हमारे पाकिस्तानियों के लिए बेस्ट है ना, स्पेशली स्टूडेंट्स, मेडिकल प्रोफेशनल्स के लिए, वो है स्टूडेंट वीज़ा और पीआर वीज़ा, परमानेंट रेसिडेंसी। जी, ये 2 सबसे बेस्ट हैं इनके लिए। और अगर कोई कहे कि इसके अंदर 70, 80, 90 लाख लगता है, झूठ है। अच्छा जी, झूठ है ये, तो तकरीबन कितना कुछ पे खर्चा आता होगा बहुत कम। ओरिजिनली? वही वेरिएशंस हैं डिफरेंट कंट्रीज़ के हिसाब से। मैं ऐसे आपको कहूँ कि अभी इतने को सुन के वो कहे जी कि ये ऐसे, आपने जिसके साथ भी कंसल्ट करना है उस कंट्री के हिसाब से। अच्छा, यानी आपने पहले लेकिन Google पे इतना नहीं जाना है जितना लोग बताते हैं, अच्छा। ठीक है, कम है, ठीक है। अब 2 वीज़े सबसे इम्पोर्टेंट ये क्यों है? स्टूडेंट वीज़ा मिल गया, ज़्यादा बेस्ट है, ठीक है। पीआर वाला मिल गया तो वो तो सबसे बेस्ट है, उसमें आपकी जॉब भी मिल जाएगी। वो जिस स्कीम में भी आप जाएंगे, आप डाइटिशियन हैं, आप फिजियोथेरेपिस्ट हैं, आप एमबीबीएस हैं, तो आपका वो पहले ही वहाँ पे आपके डॉक्यूमेंट्स पूरे तमाम डिपार्टमेंट्स में होते हैं। जहाँ पर भी जॉब रिक्रूटमेंट स्टार्ट होगी, अगर आप जाकर वहाँ सीवी देते हैं तो ऑलरेडी उनके पास डाटा होगा। सीवी आपने देनी, उन्होंने डाटा पुट करना है, उनको पता चल जाएगा इस स्कीम के अंदर ये पर्सन आता है,
रिक्रूटमेंट्स हायर वो करते हैं, ठीक है। रेजिडेंसी भी आपको मिलती है। सबसे बेस्ट मैं कहूँगा PR और स्टूडेंट वीज़ा है। सबसे बेस्ट में तो आपको पासपोर्ट भी मिल जाता है जी। तो इसलिए इसके ऊपर आप अगर करें तो इसके ऊपर करें, ठीक है। और वो लोग जो कहते हैं कि हमारे पास पैसा नहीं है, करना है, हम पोटेंशियल है कि हमने पढ़ना है आगे और जाके ये चीज़ों में काम भी करना है, अपने प्रोफेशन को आगे लेके जाना है, तो मैं कहूँगा कि फुल फंडेड और पार्शली फंडेड स्कॉलरशिप्स अभी मौजूद हैं। हाँ, बहुत सारी मुल्कों की आई हुई हैं, तो उसमें आप लोग करें, ठीक है। हमारी टीम आपको कनेक्ट कर देगी उसके साथ। अच्छा, न्यूट्रीकेयर सोसाइटी? जी, न्यूट्रीकेयर आपको कनेक्ट कर देगी डिफरेंट, ठीक है। डिसीजन आपने खुद लेना है, सब आपको वेरिएशंस वो बता देंगे, ये है ये है ये है, जो आपको अच्छा लगे उसमें करना है। मैं फिर वही बात बताऊंगा कि कोई लाखों करोड़ों वाली गेम नहीं है इसके अंदर। वो आपको गाइड करेंगे, कंसल्टेंसी फी तो फिर चार्जेस आपने खुद लगाने हैं, वो आपसे वो खुद नहीं लेंगे। जो एक्सपेंस करना है अपने अपने बिहाफ पे खुद करना है, इधर वो जो फ़ी पे करनी है आगे खुद पे करनी है, वो बताएंगे यहाँ करनी है, इतनी करनी है। यानी सारी इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करते रहेंगे, अमल आपने खुद करना है। ऐसे जैसे कोई लेक्चरर है, वो आपको लेक्चर देते हैं, बाद में उसमें से आपने नोट्स बना के उसके एग्जाम करने, ये आपकी जिम्मेदारी होती है, मेरी जिम्मेदारी होती है। तो इन चीज़ों का स्पेशली स्टूडेंट्स को ख्याल करना चाहिए। और बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, कोई ये ना समझे कि नहीं होता, अब आगे हमारी कंट्री के अंदर नहीं है, बाहर के लोग हमारी कंट्री को प्रेफर नहीं, पाकिस्तानियों को इतना नहीं, बहुत डिमांड है। अच्छा। पाकिस्तानी नर्सिंग की बहुत डिमांड है बाहर, फिजियोथेरेपिस्ट की बहुत डिमांड है, डाइटिशियंस की डिमांड है, होती है लेकिन अक्सर थोड़ी कम। फिजियोथेरेपिस्ट, नर्सिंग, ठीक है, बेहद डिमांड है, हाई ऑन डिमांड है। ऑलराइट, फिर यहाँ पे हम ख़त्म कर दिए आज का सेगमेंट। जी, बहुत शुक्रिया आपका आने का, और इंशाल्लाह मज़ीद भी पॉडकास्ट आपके साथ करते रहेंगे और डिस्कशन भी करते रहेंगे इंशाल्लाह। तो इस एपिसोड को हम यहाँ पे ख़त्म करते हैं। मेहरबानी, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। अल्लाह हाफ़िज़। जी बिल्कुल, अल्लाह हाफ़िज़।